नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्यवर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूं। आज हम रमणिका गुप्ता जी का संपूर्ण परिचय देखने वाले हैं। ठीक है, उनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व जो वस्तुनिष्ठ रूप से संपूर्ण परिचय आज हम इसमें देखने वाले हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। इनका जन्म 22 अप्रैल 1930 में सुनाम पंजाब में हुआ था। नामकरण यानी इनको बचपन में रमना नाम से बुलाते थे। माता पिता लीलावती खोसला इनकी माता का नाम और प्यारेलाल बेदी जो फौज में डॉक्टर थे इनके पिता का नाम है। प्रभाव आर्य समाज का इनके व्यक्तित्व पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। भाई बहनों में सत्यव्रत बड़ा भाई रहा है, चांदव्रत मझला भाई, रविव्रत छोटा और उर्मिला नामक इनको एक बहन भी रही है। स्वभाव से या व्यक्तित्व से ये बहुत स्पष्ट वक्ता रही है। निर्भीकता भी इनके एक स्वभाव का या चरित्र की विशेषता है। साहसिकता, जिद्दी और होशियार रही है। शिक्षा MA BEd तक इनकी शिक्षा हुई है। विवाह इनका 27 नवंबर 1948 में प्रकाश गुप्ता बनिया जी के साथ इनका विवाह हुआ था। संतानों में या संतति शिब्बा नामक एक बेटी जो बड़ी बेटी 6 अप्रैल 1954 में इनका जन्म हुआ था। तरंग 1960 में और उमंग जिसे प्यार से टट्टू भी बुलाते थे जो इनका इकलौता बेटा था। आदर्श एवं गुरु भारत यायावर, अरुणा आसापल्ली, लक्ष्मी सहगल, नेहरू, जयप्रकाश और सुभाष चंद्र बोस को ये अपना आदर्श मानती थी और गुरु भी। देश विदेश की यात्राओं में लेखिका ने लगभग सभी देशों की यात्राएं की हैं। उन्होंने अपने यात्रा संस्मरण जो लहरों की लय इसमें 11 देशों की यात्राओं का वर्णन किया हुआ है। वेशभूषा और केशभूषा में लेखिका को साड़ी पहनना बहुत पसंद था और उनको अपने बालों की नई नई हेयर स्टाइल करना भी बहुत पसंद था। साथ ही घुंघराले बाल उनको बहुत पसंद थे। संपादन कार्य युद्धरत आम आदमी नामक उन्होंने त्रैमासिक पत्रिका चलाई जो 1985 में उन्होंने शुरू की थी। मृत्यु इनकी 26 मार्च 2019 में इनकी मृत्यु हो चुकी है। सम्मान एवं पुरस्कार आजीवन आदिवासी बंधु पुरस्कार, महात्मा ज्योतिबा फुले विद्या वास्पति अलंकरण पुरस्कार, साहित्य सरस्वती सम्मान उपाधि, अंबेडकर चेतना सम्मान, मध्य प्रदेश दलित साहित्य अकादमी का विशिष्ट पुरस्कार और गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार। इस तरह इन पुरस्कारों से उनको सम्मानित किया गया। इनकी रचनाएं या उनका कृतित्व या मौलिक साहित्य जिसमें प्रथमता उनकी आत्मकथाएं आती है। 2007 में हादसे नामक आत्मकथा का पहला खंड प्रकाशित किया था जिसका विश्लेषण परक वीडियो मैंने पहले ही चैनल पर डाल दिया है, चाहे तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। कोयला खदानों के मजदूरों के लिए या आदिवासियों के लिए किया गया लेखिका का संघर्ष और उनका जीवन इस उनके खंड में प्रकाशित हुआ है। 2014 में आफुद्री नामक आत्मकथा का दूसरा खंड जो महत्वपूर्ण है और लेखिका की पूर्ण रूप से वैयक्तिक जीवन पर आधारित ये आत्म संघर्ष की उनकी कहानी इस आत्मकथा में आई है। इस आत्मकथा का भी वीडियो मैंने पहले ही जो अपने चैनल पर डाल दिया है, चाहे तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। स्त्री विमर्श की कुछ किताबें जिसमें स्त्री मुक्ति का संघर्ष और इतिहास, कलम और कुदाल के बहाने, ऐसी 2 किताबें स्त्री विमर्श के जीवन को आधार बनाकर उन्होंने लिखी हुई है। आदिवासी विमर्श की किताबें जिसमें आदिवासी लेखन एक उभरती चेतना, आदिवासी अस्मिता के प्रश्न, आदिवासी साहित्य और समाज, विमुक्त घुमंतु आदिवासियों का मुक्ति संघर्ष, इस तरह 4 किताबें उनकी आदिवासी विमर्श पर भी मिलती है। दलित विमर्श की किताबें दलित हस्तक्षेप, निज घर परदेशी, सांप्रदायिकता के बदलते चेहरे और साहित्यिक और सामाजिक सरोकार, आगे दक्षिण वाम के कटघरे, दलित साहित्य, असम नरसंहार एक रपट, राष्ट्रीय एकता और विघटन के बीच, इस तरह दलित साहित्य या दलित समाज को केंद्र में रखकर लिखी गई ये कुछ किताबें हैं। उपन्यास उन्होंने 2 ही लिखी थी, 1996 में सीता और 1996 में मौसी जो जंगल और कोयला खदानों की आदिवासी महिलाओं के संघर्ष पर केंद्रित है। इस उपन्यास को आज धारावाहिक में सत्य प्रकाश ने बनारस
से छापा था। इस उपन्यास का तेलुगु में पिन्नी और पंजाबी में मासी नाम से अनुवाद भी हुआ है या रूपांतरण भी हुआ है। यात्रा संस्मरण लहरों की लय, जिसमें 11 देशों की यात्राओं का वर्णन किया हुआ है। कहानी विधा के अंतर्गत 1978 में पर्वतिया नामक उनका कहानी संग्रह मिलता है और 1998 में आया हुआ बहु जुटाई, यह भी उनका एक कहानी संग्रह मिलता है। अनुवाद के तौर पर दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र उनकी जो किताब है, लेखक शरण कुमार लिम्बाड़े की ये किताब है जो मराठी से हिंदी में उन्होंने अनुवादित की थी। कविता संग्रह में बहुत सारे उनके कविता संग्रह हैं। उनकी आत्मकथा में भी वो कहती है कि उन्होंने बहुत सारी असंख्य कविताएं लिखी थी, लेकिन कविताओं को वो संभाल न सकी। आंदोलन करना, आदिवासी मजदूरों के लिए काम करना, इस वक्त वो उन लिखे हुए पन्नों को वो संभाल नहीं पाई, इस कारण कहीं गुम हो गई, ऐसा वो कहती है। पातिया प्रेम की 1962 में आया गीत अगीत, 1968 में अब और तब, 1980 में खूंटे, 1982 में आम आदमी के लिए, 1985 में पूर्वांचल एक कविता यात्रा, 1987 में प्रकृति युद्धरत है, 1992 में कैसे करोगे बंटवारा इतिहास का, 1996 में विज्ञापन बनते कवि, 1997 में अब मूर्ख नहीं बनेंगे हम, 1997 में फिर से भला मैं कैसे मरती, 1997 में आदमी से आदमी तक, 1999 में 2 उनके कविता संग्रह आते हैं, तुम कौन और तिल तिल नितन। इस तरह उसके बाद 1999 में फिर से मैं आजाद हुई हूँ, 2000 में भीड़ सतर में चलने लगी है। इस तरह उनके वो अनेकों कविता संग्रह हमें मिलते हैं। कार्य क्षेत्र उनका बहुत बड़ा रहा है, लेकिन कुछ वस्तुनिष्ठ रूप से जो प्रमुख है उनको मैंने यहाँ देने का प्रयास किया है, जिसमें 1972 में श्री केदारनाथ पांडे मुख्यमंत्री थे। तब लेखिका कांग्रेस की तरफ से बिहार विधान परिषद की सदस्य बनी थी। राष्ट्रीय जो कोलियरी मजदूर संघ की उपाध्यक्ष भी रही है। रमणीका फाउंडेशन की संस्थापक का कार्य भी इन्होंने किया है। झारखंड हजारीबाग के कोयला खदानों के मजदूरों को उनका अधिकार दिलाने के लिए एवं राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का कार्य भी इन्होंने किया था। सीटू कोलफील्ड लेबर यूनियन की जनरल सेक्रेटरी के रूप में भी कार्य किया है और विक्टोरिया कॉलेज में इंडियन नेशनल आर्मी INA आंदोलन में सहभाग भी इनका रहा है। वैसे उन्होंने अपने मजदूर वर्ग के लिए, स्त्री वर्ग के लिए, आदिवासी वर्गों के लिए जो उल्लेखनीय कार्य एवं योगदान उनका रहा है, उनके बारे में जो विशेष जानकारी है, रमणीका गुप्ता रमणीका फाउंडेशन की अध्यक्ष के रूप में रह चुकी हैं। आदिवासी लोगों एवं स्त्रियों के लिए उन्होंने बहुत कार्य किए हैं। झारखंड एवं संबंधित कोयला खदानों के मजदूरों के अधिकार और अधिकार दिलाने के लिए न जाने कितने आंदोलन उन्होंने छेड़े थे और उस आंदोलन का परिणाम मजदूरों के हक के लिए उन्होंने लड़ा और उनको उनका अधिकार और हक दिलाकर रहे। अब मांडू के विधायक पद पर भी इन्होंने कार्य किया है। ऐसे कुछ विशेष कार्य यहाँ पर मैंने देने का प्रयास किया है। इस तरह रमणीका गुप्ता जी का ये वस्तुनिष्ठ लेकिन संपूर्ण परिचय आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और उनकी आत्मकथा के जो वीडियो मैंने बनाए थे वो भी, अगर इनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को जानना है तो वो भी आत्मकथा को जानना या पढ़ना बहुत जरूरी लगता है। तो यहाँ पर हम रुकेंगे, जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।